मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखेंगे। हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर सेकेंड भी हमारे पुराने सेशन में हो चुका था। तो आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल पोर्शन टारगेट करेंगे, इसलिए हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पर ध्यान देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा, उन दो मेथड्स को आप प्रिफर करें तो उससे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वन बाय वन क्वेश्चन से करते जाते हैं। तो हेडिंग लगा लो मेथड फर्स्ट। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहली मेथड क्या होगी? तो सबसे पहली मेथड ये होगी कि सबसे पहले किसी भी केमिकल इक्वेशन में अपन बैलेंस करेंगे किसको? मेटल्स को। किसको बैलेंस करेंगे? रिपीट करते जाओ मेरे साथ, मेटल्स को। अब मेटल्स क्या क्या होंगे आपके? जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक्सेट्रा। इन सभी को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक, नॉन मेटल्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो नॉन मेटल्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या क्या हो जाएंगे यहां पर? क्लोरीन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, है ना। तो ये सभी को हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। लास्ट में हम बैलेंस करेंगे किसको? ऑक्सीजन को। और इसके बाद हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन। तो बैलेंसिंग के लिए ऑर्डर सबको समझ में आ गया। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, है ना। सेकेंड नंबर पर हम किसको बैलेंस करेंगे? नॉन मेटल, जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, है ना। फिर कैसे? नॉन मेटल में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ लेना। तीसरी स्टेप में हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को और लास्ट स्टेप में हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करी, जैसे आप सेकंड स्टेप पर आओगे, नॉन मेटल बैलेंस हो गए, तो आपको चेक करना है कि फर्स्ट स्टेप वाली चीजें बैलेंस्ड है या नहीं, है ना। मतलब फर्स्ट करा, सेकंड पर, जैसे सेकंड कंप्लीट हुआ, वापस से देखने कहां गए? पीछे, कि पहले वाला बैलेंस है या नहीं। अगर पहले वाला बैलेंस है तब जाकर हम वापस किस पे आएंगे? थर्ड पे। अगर बैलेंस नहीं है तो वापस इसको बैलेंस करेंगे। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल अपन लेते हैं समझने के लिए। बुक के क्वेश्चन ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक चीज बताओ, मैग्नीशियम मेटल है, उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस का मतलब क्या होगा? हमको देखना रहेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कितना मैग्नीशियम है। तो रिएक्टेंट साइड कितना मैग्नीशियम है बताओ? कितने एटम में रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम का? 1 एटम। प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम के कितने एटम है? 1। मतलब हमारा मेटल ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है। अब हम किस पर आएंगे? नॉन मेटल्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या यहाँ पर? क्या आपको कार्बन दिख रहा है? क्या आपको नाइट्रोजन दिख रहा है? क्या आपको सल्फर दिख रहा है?
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, किस पर आएंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पे 1, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 2 हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितने हैं, जल्दी बताओ, रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना है, 1। अब इन दोनों को यदि हमको बैलेंस करना है, 1 को 2 बनाना है, तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 का। मतलब जिस टर्म में ऑक्सीजन आ रहा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि आप 2 यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दोगे तो जो फॉर्मूला आपको दे रखा है उसको बिगाड़ दोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जिस भी चीज से आप मल्टीप्लाई करो उसको कहाँ लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है। तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, है ना। तो इसको हम अगली स्टेप में लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर है। Mg प्लस O2 प्लस gives 2 Mg। अब एक चीज बताओ, हमने बोला था जैसे ही आप नई स्टेप करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, वापस से हम किसके ऊपर जाएंगे, पुरानी स्टेप्स के ऊपर। तो वापस हम कहानी कहां से चालू करेंगे, मेटल से। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम है और यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम है, 2। इसको 2 बनाना है तो कहां पर क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करूं, नीचे करूं या ऊपर करूं, कहां पे करूं। तो हमने मैग्नीशियम के आगे यहाँ पर क्या लगा दिया, 2। अब देखो क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो देखो 2 मैग्नीशियम के एटम है, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ भी 1 × 2 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो देखो 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस्ड हो गई। अच्छा, क्या आप जानते हो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करा जाता है, देखो आपने क्लास 9 के साइंस में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या बोलता था, मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही मास को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एलिमेंट के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। वापस से, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एलिमेंट के इक्वल नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे। मतलब मैग्नीशियम का एक एटम अगर रिएक्टेंट साइड है तो प्रोडक्ट साइड भी बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा, एक एटम होगा। ऑक्सीजन के 2 एटम अगर रिएक्टेंट साइड हैं तो प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन के बैलेंस्ड इक्वेशन में कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे। क्लियर है सबको, है ना। अब आपकी बुक में से क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एनसीईआरटी की। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus हाइड्रोजन गैस। बताते जाओ, सबसे पहला स्टेप किसको बैलेंस करेंगे, तो मेटल क्या है यहाँ पर, मेटल क्या, आयरन, Fe क्या है, मेटल। अब देखो रिएक्टेंट साइड Fe1 है, प्रोडक्ट साइड Fe3 है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। इस रिएक्शन को यदि हमको बैलेंस करना है, इस रिएक्शन को यदि हमको बैलेंस करना है तो क्या करना होगा हमको, 1 × 3 करना पड़ेगा। मतलब यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस Fe का 3 से, तो कर दो।
क्या हो जाएगा 3Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। अब देखो इस इक्वेशन में मेटल बैलेंस हो गया, 3 आयरन के एटम 3 आयरन के एटम। अब हम कहाँ आएंगे, नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? क्या यहाँ पर आपको क्लोरीन दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पर नाइट्रोजन सल्फर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करने जाएंगे? ऑक्सीजन को। अब एक चीज बताओ, यहां पर ऑक्सीजन 1 है और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 4। तो इस 1 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई हम यहां नहीं करेंगे, कहां करेंगे? सामने की तरफ। 4H2O। तो यहां पर 1 लिखा हुआ है, 1 into 4 क्या हो गया? 4 हो गया। अब वापस से पुरानी स्टेप को चेक करो, क्या आयरन के एटम्स बैलेंस्ड है? क्या आयरन के एटम बैलेंस्ड है? देखो 3Fe Fe3 बैलेंस्ड है। जल्दी जल्दी बताते हैं। 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब हमारी बारी क्या है, हम किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने? कोई बता सकता है? रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने? देखो 4 तो यहाँ पे सामने लिखा है और 2 लिखा है नीचे, मतलब 4 into 2। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने? 8 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं? इस 2 को अगर 8 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से कर दो। हो गई इक्वेशन बैलेंस। है ना? नोट कर लो। अच्छा, यही क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत लंबे तरीके से दे रखा है कि एक एटम को अलग अलग से बैलेंस्ड करा, तो आप यही ऑर्डर फॉलो करो, क्वेश्चन काफी इजीली बन जाएगा। क्लियर है सबको? लिख लो उसको। कर लिया नो? अब हम मेथड सेकंड से क्वेश्चन करेंगे, है ना? देखो मेथड सेकंड बहुत इजी है। जिसको मेटल समझ में नहीं आता कि पहले मेटल्स कौन सा है, मेटल क्या है दिए हुए क्वेश्चन में, नॉन मेटल क्या है, उसके लिए मेथड सेकंड बहुत इजी होने वाला है। बस थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए इसके लिए? है ना? सिंपल सा मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी एनसीईआरटी का जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है? HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड gives CaNO3 whole 12 plus H2। देखो दोनों मेथड से क्वेश्चन बन जाएगा, कंप्लीटली क्वेश्चन बनेगा। बस कहीं कहीं आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली सारी चीजें करते जा रहे हो। ठीक है? तो इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हमको जो भी क्वेश्चन दे रखा है इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी हमको क्वेश्चन में रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, सबको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो लिख लो HNO3 प्लस
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, विजिबल है सबको? पूरा लिखा हुआ विजिबल है, ऐसा तो नहीं कुछ पोर्शन कट हो रहा? तो पहला स्टेप समझ में आ गया। जितने भी रिएक्टेंट्स हमको दे रखे हैं, प्रोडक्ट दे रखे हैं, सबको किस में लिख लो? ब्रैकेट के अंदर। अब अपनी मर्जी से हम इनको क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में कोफिशिएंट असाइन करेंगे। अब ये कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं? अल्फाबेट हो सकते हैं, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं? ए बी सी डी। तो हमने यहाँ पर लगा दिया ए, यहाँ लिख दिया हमने बी, यहाँ लिखा हमने सी, और यहाँ क्या लिख दिया हमने? डी। क्लियर है इतना? इतना समझ गए सब? अब देखो पहली स्टेप में क्या करेंगे हम? ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? सभी एलिमेंट्स के लिए इन कोफिशिएंट को कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे, है ना। कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहला हमारा एलिमेंट क्या दिख रहा है हमको रिएक्शन में? हाइड्रोजन। ठीक। अब देखो हाइड्रोजन के नीचे यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1, और सामने भी क्या लिखा हुआ है? 1। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला? और उस 1 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या मिलेगा? ए। अरे 1 का मल्टीप्लाई 1 में करा 1 का मल्टीप्लाई ए में कर दिया, ये ऐसा हो गया। 1 इंटू 1, और बाहर ए है तो उसका भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखो यहां पर भी हाइड्रोजन आ रहा है, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? 2। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बी, कितना हो जाएगा? बी। 2b। अब देखो दोनों टर्म के बीच में कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो हमने क्या लगा दिया? प्लस। क्लियर है? इतना समझ गए सब? जल्दी जल्दी बताते जाओ। अब देखो रिएक्टेंट साइड हो गया, प्रोडक्ट साइड लिखने के पहले हम क्या यूज करेंगे? इक्वल्स टू का साइन। ठीक। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन इसमें नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन डायरेक्टली यहां पर आ रहा है। क्या होगा? क्या लिखूं मैं? 1D लिखूं, 2D लिखूं, 3D लिखूं, क्या लिखूं? देख के बताओ। टू सी की 2D? यहां तो हाइड्रोजन ही नहीं, हाइड्रोजन यहां पर 2 इंटू डी, 2 इंटू 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई डी, तो क्या आ जाएगा? 2D। क्लियर है सबको? इतना समझ गए? नेक्स्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन। अब बताओ नाइट्रोजन के लिए 1 इंटू 1 1, और उसका मल्टीप्लाई ए में करेंगे क्या मिलेगा? ए। ठीक। यहां पर आ जाओ, यहां पर कहीं नाइट्रोजन है क्या? नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया? इक्वल्स टू का साइन। इधर देखो 2 इंटू 1, ये छोटे से ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नाइट्रोजन, और ब्रैकेट के बाहर है 2, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2, और यहां भी 1 है, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, और उसका मल्टीप्लाई हमने करा सी में, तो क्या मिल जाएगा? 2C मिल जाएगा। बताओ जल्दी। समझ में आया 2C कैसे आया? कैसा आया 2C? देखो यहां पे लिखा हुआ है 2, यहां पे लिखा हुआ है 1, 2 इंटू 1 करने पे मिला 2, और यहां पे लिखा है 1, तो 2 1 जा 2,
और वापस से मैंने मल्टीप्लाई करा 2, अब बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है C, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 2C। नाइट्रोजन यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा तो नाइट्रोजन का काम कंप्लीट हो गया। अगला एलिमेंट हमारा क्या है देख के बताओ। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अगला एलिमेंट क्या है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे हम 3 into 1 3 into A, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए 3A। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ 2 into 1 2 और इसका मल्टीप्लाई 1 में करा तो क्या हो गया 2 into B, कितना हो गया 3A प्लस 2B। ठीक, अब यहां पर देखो यहां पर लिखा हुआ है 3 और यहां क्या है 2, तो 3 2 जा 6 और मल्टीप्लाई कर दिया C से तो क्या हो गया 6C। ठीक, और यहां पर क्या है 1 into D, तो ये हो जाएगा 6C प्लस D। इसी तरह आप किसके लिए इक्वेशन बनाएंगे कैल्शियम के लिए। तो कैल्शियम के लिए आप इक्वेशन बनाओ क्या आ रही है। कैल्शियम के लिए इक्वेशन बनाई, देखो कैल्शियम के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी यहां पर लिखा है 1, यहां पे लिखा है B, तो 1 into B कितना हो गया। कैल्शियम के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी 1 into 1 1 into 1 1 और into B कितना हो गया B। यहां पर भी कैल्शियम लिखा और यहां पर 1 लिखा है 1 into 1 into C, तो B is equals to C। बन गई सारी इक्वेशंस। अब देखो हमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार सभी इक्वेशन में क्या है। तो देखो A कितनी बार आया 1 2 3, 3 टाइम्स A आया। B कितनी बार आया 1 2 3, B भी कितनी बार आया 3 टाइम्स। C कितनी बार आया, देखो C 2 बार आया और D भी कितनी बार आया 2 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार जो कोफिशिएंट रिपीट हो रहा है, उसको हम अपनी मर्जी से एक वैल्यू दे देते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि C की वैल्यू कितनी हो गई 1। क्या मान लिया हमने, क्या अज्यूम कर लिया C इक्वल्स टू 1 को अज्यूम कर लिया। अब अगर मैंने C की वैल्यू 1 अज्यूम करी है तो B का आंसर क्या हो जाएगा, B किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। A किसके इक्वल हो जाएगा 2 के हो जाएगा। अरे 2 into C लिखा हुआ है ना, तो 2 into C मतलब 2 into 2 करोगे क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। चलो D किसके इक्वल हो जाएगा, A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू किसकी निकालनी है D की, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस B की जगह पर क्या लिखा 1 2 into 1 इक्वल्स टू 2D। क्या हो जाएगा 2 into 1 2, 2 plus 2 कितना हो गया 4, 4 इक्वल्स टू 2। बताओ D की वैल्यू क्या है। D की वैल्यू क्या है, देखो A की जगह पर क्या लिखा, B की जगह पर क्या लिखा हमने 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 2। चलो तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D हो जाएगा आपका 2 है ना। 4 को डिवाइड करोगे तो D की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी 2। तो B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, A की वैल्यू 2 और D की वैल्यूज पुट कर दो
ए की जगह पर लिख दिया हमने 2, बी की जगह पर हम लिख देंगे 1, सी की जगह पर हम लिख देंगे 1 और डी की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो गई है। देखो चेक कर लो बैलेंस्ड है या नहीं। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? क्लियर है सबको? चलो तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। तो ये 2 मेथड्स थी जो आपको सिखाई गई है बैलेंसिंग की, है ना। इसमें क्या करना था, आपको कोफिशिएंट को अज्यूम करना था, इक्वेशन बना के वैल्यू लिखनी थी। जब वैल्यू आ गई तो कोफिशिएंट की जगह पर आपको क्या लिख देना है, डायरेक्टली वैल्यू। जैसे हमने ए की जगह पर लिखा 2, बी की जगह पर हमने लिखा 1, सी की जगह पर भी हमने क्या लिखा 1 और डी की जगह पर हमने क्या लिखा है 2। क्लियर है सबको?